राइट, नेक्स्ट क्या है रिब केस के बाद? पेक्टोरल गर्डल मैंने हेडिंग दिलवाई होगी ना, पेक्टोरल यस गर्डल। सर। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं, देखो पेक्टोरल गर्डल क्या होता है ना, शोल्डर वाले पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल मींस ये शोल्डर। तो देखो पहले देखते हैं पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी पार्ट आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल लुक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पेक्टोरल गर्डल। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं लोड कराता हूँ। देखो पेक्टोरल गर्डल कौन कौन सी पार्ट मिलकर के बनाते हैं, है ना। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तो हमारी स्टर्नम वाली बोन हो गई, और स्टर्नम बोन से जुड़ी हुई ये हमारी फर्स्ट रिब्स है ना। फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि ये हमारी जो एक बोन है क्लेविकल, है ना। क्लेविकल वो जो सामने से हमें दिखाई देती है, यहाँ पर दिखाई देती है, दैट इज द क्लेविकल बोन, राइट। और क्लेविकल बोन के अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक प्लेस है, इसको हम ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं, जिसमें कि हमारी ये जो ह्यूमरस होती है ये रोटेट करती है ना। तो ये तो ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी इज पार्ट ऑफ स्कैपुला, ठीक है ना। तो ये जो स्कैपुला हो गया और क्लेविकल हो गया, मतलब ये कंधे वाली। और क्लेविकल देखो, ये तो क्लेविकल जो है ये ऐसे तो ऐसे इसके हेड पे रखी हुई है, कहाँ पर, ये स्टर्नम जो है, स्टर्नम के हेड पे रखी हुई है क्लेविकल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसको जोड़ने वाली स्कैपुला को, और स्कैपुला को और क्लेविकल को जो जोड़ रही बीच में एक ज्वाइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोनियम प्रोसेस, है ना। ये एक्रोनियम प्रोसेस है। तो एक्रोनियम प्रोसेस जोड़ देता है दोनों को। ये दोनों मिलाकर के, क्लेविकल और स्कैपुला मेनली मिलाकर के पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसी स्कैपुला वाले पार्ट में, स्कैपुला क्या है, ये ट्रायंगुलर प्लेट की तरह जो हमारे शोल्डर में पीछे की तरफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है और हमें फील भी होता है, दैट इज एक्चुअली स्कैपुला। और इसी स्कैपुला में एक गड्ढा है, उसको हम ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। और उसी ग्लिनॉइड कैविटी का जो ग्लिनॉइड कैविटी एक पिट जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें ह्यूमरस हमारी रोटेट करती है, ठीक है। क्लियर, नोट करो। each pectoral girdle each pectoral girdle consists of two bones. Each pectoral girdle consists of two bones, scapula and clavicle. Scapula and clavicle. Scapula and clavicle. Scapula is also called, scapula is also called shoulder blade. Scapula is also called shoulder blade. Scapula is also called shoulder blade. Let's stop. A projection called acromion, sorry, a projection called acromion articulate with clavicle. Acromion, this one, acromion articulate with clavicle. Next one. At the point where the borders of scapula, at the point where
borders of scapula meet at the point where borders of scapula meet, there is a shallow articular surface, there is आपने at the point where क्या कराया? कुछ नहीं बेटा, बस यही से स्टार्ट किया पेक्टोरल गड्डे से, ओके सर। है ना। at the point where borders of scapula meet, there is a shallow articular surface, termed as glenoid cavity, in which head of humerus articulate, ठीक है। अब इसी में आगे हेडिंग डाल लो ना, समझ में आ गया ना ये? हाँ जी, इसी में आप आगे हेडिंग डाल लीजिए कि पेक्टोरल गर्डल और फिर बोन्स ऑफ आर्म, ठीक है। तो हम लोग बोन्स ऑफ आर्म देख लेते हैं कि आर्म्स में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है, कौन कौन सी बोन्स मिलकर के आर्म्स को का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो देखो आर्म्स की बोन देखते हैं, याद रखना नंबर ऑफ बोन्स, इससे भी क्वेश्चन आता है कि कार्पेल कितनी होती है, मेटाकार्पेल कितनी होती है ना। देख, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लेविकल और स्कैपुला तो हमने देख लिया, और इसके यहाँ पे बीच में एक कैविटी है जहाँ पे हमारा ह्यूमरस आर्टिकुलेट करती है, जिसको अपन ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो हमारा ये आर्म स्टार्ट होती है, तो आर्म में ऊपर वाला जो पार्ट है, वो ऊपर वाला पार्ट सिर्फ सिंगल बोन से मिलकर के बना हुआ है, और इस सिंगल बोन को हम लोग कहते हैं क्या है, इस सिंगल बोन को हम लोग ह्यूमरस कहते हैं, इस सिंगल बोन को ह्यूमरस कहा जाता है। ह्यूमरस के नीचे की तरफ आप देखेंगे दो हड्डियां हैं, रेडियो और अल्ना, है ना। तो ये रेडियो और अल्ना है, ये दोनों हमारा लोअर पार्ट बनाती है हेड का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कार्पल्स पाई जाती है। कार्पल कैसी है, ये एक्चुअली बॉल की तरह की स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की 4 बॉल ऊपर रखी हुई है, और इन्हीं 4 बॉल्स के ऊपर 4 बॉल नीचे की तरफ रखी हुई ऐसे, है ना। तो ये हमारी जो रिस्ट का फॉर्मेशन करती है ना, ये चारों बॉल मिलकर के, मतलब कार्पल जो करती है, ये एक्चुअली हमारी रिस्ट का फॉर्मेशन करती है और रिस्ट बनाती है हमारी, है ना। तो ये हमारी रिस्ट में जिसको हम रोटेट कर पाते हैं, यहाँ पे कार्पल्स पाई जाती है, और 8 कार्पल्स पाई जाती है, तो 8 कार्पल पाई जाती है। उसके बाद आप कार्पल से देख पाएंगे कि यहाँ पर नीचे की तरफ मेटाकार्पल्स है, ये 5 है, 1 2 3 और 5, है ना। तो ये 5 मेटाकार्पल्स पाई जाती है ना। और नीचे आप देखेंगे ये जो हमारी उंगलियां, इनको हम फ्लैंजेस कहते हैं। फ्लैंजेस जो हमारी फिंगर वाली जो बोन्स होती है, इनको फ्लैंजेस कहा जाता है। फ्लैंजेस का एक फॉर्मूला है, हमारा जो थंब होता है, तो उसमें देखें एक तो हो गई हमारी मेटाकार्पेल, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही फ्लैंजेस है, तो फ्लैंजेस में 2 बोन है। यहाँ पर देखेंगे 3 बोन्स है, इसमें 3 बोन्स है, इसमें 3 बोन्स है, और इसमें 3 बोन्स है। तो फ्लैंजेस का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम फ्लैंजियल फॉर्मूला कहते हैं। तो फ्लैंजियल फॉर्मूला में 2:3:3:3:3:3, तो टोटल कितनी हो गई 14, है ना। तो फ्लैंजेस में 14 फ्लैंजेस पाई जाती है, फॉर्मूला 2:3:3:3:3, राइट। और मेटाकार्पल्स 5 पाई जाती है। टोटल कितनी बोन्स हो गई, देखो काउंट कर लेते हैं टोटल कितनी बोन्स हो गई, है ना। तो आप देखेंगे 14 ये हो गई, 5 ये हो गई, 14 5 19, है ना। और 19 और 8 कितना हो गया 27, 28 29 और 30। तो टोटल आप देखेंगे कि हमारा जो हैंड होता है, उसमें हैंड में कितनी बोन पाई जाती है, तो हैंड में हमारी टोटल कितनी बोन्स पाई जाती है 30 बोन्स। एक तो आपको याद रखना है, दूसरा आपको फ्लेंजियल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पैर में और हाथ के स्ट्रक्चर में सिर्फ यही फर्क है, क्योंकि हमारा 4 लिम्ब में सिर्फ यही स्ट्रक्चर है, ऊपर 1 बोन पाई जाएगी, नीचे 2 बोन्स पाई जाएंगी, है ना। यहाँ पर सिर्फ इतना फर्क आएगा कि यहाँ पर जो ये कार्पेल्स है, कार्पेल की टार्सल्स पाई जाएंगी, टार्सल 7 होती है और कार्पेल 8 होती है। तो एक बोन का यहाँ पे फर्क हो जाएगा, 8 की जगह 7 हो जाएगी, जब हम पैर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, याद रखिएगा, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नोट करो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट लो। each arm is consist of 30 bones. Each arm is consist of 30 bones. Full stop. One humerus, comma, one radius, one ulna, comma, 5 metacarpals, sorry, 8 carpals, 8 carpals, 8 carpals, comma, 5 metacarpals, 5 metacarpals, 14 phalanges. Full stop. Phalangeal formula is 2:3:3:3:3:3. Next point. Ulna is longer than radius. Ulna is longer than radius. The head of radius articulate with humerus. The head of radius articulate with humerus. The head of radius articulate with humerus. Full stop. Each wrist is composed of 8 carpals. सर आप स्टार्टिंग से बोल सकते कहां से, किस पॉइंट से? बोन्स ऑफ आर्म्स स्टार्ट। अच्छा, ईच मैंने पहले ये बोला कि ईच आर्म इज कंसिस्ट ऑफ 30 बोन. ईच आर्म इज कंसिस्ट ऑफ 30 बोन, है ना. नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बोला, वन ह्यूमरस, कॉमा, वन रेडियस, कॉमा, वन अल्ना, कॉमा, 8 carpals, comma, 5 metacarpals, comma, and 5 digits which are made up of 14 phalanges, which are made up of 14 phalanges. Full stop. Phalangeal formula is 2:3:3:3:3. Next point है, ulna is longer than radius. Ulna is longer than radius. Next point, the head of radius articulate with humerus. Full stop. Head of radius articulate with humerus. Full stop. Each wrist is composed of 8 carpals, which are arranged in 2 rows. ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक.
अब देखो नेक्स्ट आ जाती है, ये तो हमारे हाथ का स्ट्रक्चर था, है ना। अब हैंड के बाद अगला नेक्स्ट आता है हमारे लेग का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट होता है उसको तो हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। और वहां पर हम लोग ये बोलते हैं जो हमारे पैर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल, है ना। तो पहले पेल्विक गर्डल पढ़ते हैं। तो पेल्विक गर्डल ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एंड गर्डल एंड ऑफ लेग। देखो पेल्विक गर्डल और लेग्स की बोन समझ लेते हैं, है ना। देखिए पहले पेल्विक गर्डल दिखाता हूँ मैं। पेल्विक गर्डल, ये रहा पेल्विक गर्डल। तो थोड़ा छोटा करने दो। देख पेल्विक गर्डल में समझिए। देखिए पेल्विक गर्डल में यहाँ पर क्या है कि आपको ये दिखाई दे रहा हो, ये वाली जो बोन है इसको हम इलियम कहते हैं, है ना। तो दोनों जो हमारी हिप बोन होती है वो इलियम्स होती है ना। इलियम के बाद ये आप जो बोन नीचे की तरफ देख पा रहे हैं ये बोन है इस्चियम, है ना। इलियम हो गई, इस्चियम हो गई। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्यूबिक एक बोन पाई जाती है, ये वाली बोन जो होगी इसको प्यूबिक बोन, है ना। तो इलियम इस्चियम प्यूबिक ये मेनली एक सिंगल हमारे हिप का फॉर्मेशन करती है, सिंगल हिप का फॉर्मेशन करती है ना। और ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि ये जो हमारा बेस ऑफ सैक्रम, तो सैक्रम आकर के इसी बेस में रख जाता है ना। सैक्रम किसका पार्ट है, सैक्रम हमारा किसका पार्ट है, सैक्रम हमारा बैकबोन का पार्ट है ना, कोकाइजल एंड सैक्रम, ठीक है। तो बेस ऑफ सैक्रम, है ना। तो और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये क्रिस्ट है। तो हमारा जो ये इलियम वाला पार्ट होता है ये ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा कर्व्ड होता है ना, एक तरफ से थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ठीक। तो इलियम इस्चियम और प्यूबिक ये मेनली जो बोन्स है यही मेनली मिलकर के क्या करती है कि हमारे इसका फॉर्मेशन करती है, हमारे हिप बोन्स का फॉर्मेशन करती है। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फीमर वाला पार्ट है ये इसी में ये प्यूबिक वाली जो बोन है, तो प्यूबिक वाली बोन के ऊपर यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ पे एक पिट जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो पिट जैसा स्ट्रक्चर है इसी में जाकर के ये रख जाती है और इसी में ये आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट कहते हैं, ठीक। नोट करो, द पेल्विक गर्डल is formed by pelvic girdle is formed by two pelvic girdle is formed by two innominate bone, two innominate is formed by two innominate bone. Innominate bone का मतलब होता है हिप बोन। So pelvic girdle is formed by two innominate bone means two hip bones. The sacrum, next point, the sacrum and coccygeal, the sacrum, एक तो sacrum वाली हो गई, the sacrum and coccygeal to coccyx also takes part
in the formation of pelvic, full stop. Next point, each innominate bone is consist of थ्री बोन। तो जिसको हम हिप बोन बोलते हैं, तो दो हिप हमारे पाए जाते हैं, दो हिप बोन पाई जाती है ना, और साथ में इसमें सैक्रम और कोकाइजल जो कि बैकबोन का पार्ट है वो भी पार्टिसिपेट करता है हिप के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे जो इनोमिनेट है, एक इनोमिनेट मतलब एक जो हिप है, ये तीन हड्डियों से मिलकर के बना है। सो ईच इनोमिनेट बोन इज मेड अप ऑफ थ्री सेपरेट बोन्स। इलियम, थ्री सेपरेट बोन, इलियम, ischium and pubis. Ilium, ischium and pubis. Next point. On the outer surface, it has deep depression. कहां पे? ये जिसको आपने हिप जॉइंट बोला। On outer surface, it have deep depression. On outer surface, तो इनोमिनेट बोन के जो बाहरी सरफेस होता है इस पे एक डिप्रेशन पाया जाता है। On outer surface, it have deep depression called acetabulum. To which the head of femur articulate forming hip joint. Next point, the acetabulum. अब ये वाला ये जो अंदर वाला ये गड्ढा है ना, acetabulum। सर इससे पहले वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। कौन सा? On its outer surface, ये वाला? यस सर। On its outer surface मतलब किसके outer surface में? इनोमिनेट बोन के, तीनों को मिला करके। On its outer surface there is a deep depression called acetabulum, to which head of femur articulate, forming the hip joint. Next point, तो इनोमिनेट बोन्स जो होती है इसमें एक डिप्रेशन है, उसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। और इनोमिनेट बोन कौन बनाती है? तीनों बोन्स, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इसका मतलब एसिटाबुलम भी कौन बनाती है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तीनों मिलकर के एसिटाबुलम का फॉर्मेशन करती है। तो नोट करेंगे, the acetabulum is formed by ilium, ischium, pubis. Acetabulum is formed by ilium, ischium, pubis. अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे पैर के पास एक नर्व जाती है जिसको सियाटिक नर्व बोलते हैं, और सियाटिक नर्व हमारे बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक, 99 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, 90 to 99 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है ना, जो कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, तो नोट करेंगे, स्टार बना के लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, इलियम हैज यहां पर है ना, यहां पे कहीं पे है ना, इलियम हैज one large depression. Ilium has one large depression called greater sciatic notch.
ilium have one large depression, greater sciatic notch, through which sciatic nerve of the body passes. Through which sciatic nerve of the body passes. Full stop. Sciatic is the longest nerve. Sciatic is the longest nerve of human body. Sciatic is the longest nerve of human body. ठीक है, तो ये थी हमारी पेल्विक गर्डल। समझ में आ गया ना? तो इनोमिनेट का मतलब हिप, इनोमिनेट बोन मतलब हिप बोन। इनोमिनेट बोन कौन बताया? इलियम इस्चियम प्यूबिस। इसके अंदर एक गड्ढा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। उस एसिटाबुलम में क्या होता है? फीमर आर्टिकुलेट करती है ना? और एसिटाबुलम कौन बनाता है? तीनों यही बोन्स मिलकर के, इनोमिनेट बोन्स की इलियम इस्चियम प्यूबिस मिलकर एसिटाबुलम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें से इलियम में एक गड्ढा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सियाटिक नॉच बोलते हैं। उसी सियाटिक नॉच से सियाटिक नर्व पास होता है। क्लियर है भाई? बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो बोन्स ऑफ लेग समझ लेते हैं, है ना? तुम्हारे लेग्स पे कितनी बोन पाई जाती है? बस एक बोन कम कर दो, जितनी हमारे हैंड में पाई जाती है उनमें से एक कम कर दो। देखो, अब ये हमारा आ गया ह्यूमन लेग, है ना? तो ह्यूमन लेग में समझ लेते हैं। अब ऊपर वाला तो हमने देख लिया कि ये सैक्रम हो गया, कोकाइजल बोन हो गया, है ना? और ये इलियम हो गया, प्यूबिस हो गया, इस्चियम हो गया, इलियम इस्चियम प्यूबिस। तो इन्होंने मिलकर के इनोमिनेट का फॉर्मेशन कर। उसके बाद वाली जितनी बोन्स है वो सब हमारी बोन क्या है? इलियम इस्चियम प्यूबिस। तो ये क्या बनाती है? इनोमिनेट बोन्स का फॉर्मेशन। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, अब सबसे पहली बोन हमारे लेग्स की कौन है? फीमर। तो एक फीमर हो गई। अच्छा, बीच में इसमें एक और हड्डी पाई जाती है जो कि हमारे नी में नहीं पाई जाती, पटेला। इससे क्वेश्चन नीट में पूछा चुका, पटेला को नी कैप कहते हैं। नी कैप कहते हैं, पूछा चुका पटेला से। पटेला किसका पार्ट है? ठीक है, यहाँ पे भी नीचे वाले पार्ट में दो हड्डियां हैं, टिबिया और फिबुला, है ना? और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक बोन कम हो गई। कौन सी? एक बोन कम है, तो टार्सल्स है। टार्सल्स यहाँ पे, वहां पे कार्पेल थी, यहाँ टार्सल्स है। टार्सल यहाँ पे 7 पाई जाती, 7 टार्सल्स आते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ टार्सल में 3 ऐसे गोल गोल बोन होती, नीचे की तरफ 4 टार्सल्स, टोटल 7 टार्सल्स। फिर अगेन जो मेटाकार्पल्स होती है वो 5 नंबर में होती है। फ्लैंजेस जो होते हैं, यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, 2 थंब उसमें टो में 3:3:3:3 ये हो गया हमारा फ्लैंजियल फॉर्मूला। ठीक है भाई, राइट? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि टोटल कितनी बोन्स हो गई जाकर के। तो टोटल यहाँ पे 30 बोन्स हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक टार्सल्स में घट गई, लेकिन एक पटेला बढ़ गई, है ना? तो कुल मिलाकर के टोटल बोन्स हो गई, जाकर के 30। काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे टोटल 14 बोन ही हो गई। 14 और 5 कितना हो गया जाके? 19। 19 और 7 कितना हो गया जाकर के? 26। 26 28 29 29 नहीं, गड़बड़ हो गया। 14 5 19 19 7 हो गया 26 27 28 और 29 और 30। तो टोटल 30 बोन्स यहाँ पे होगी। ठीक है, नोट करो। each leg is consist of 30 bones. 1 femur, 1 tibia,
1 फिबुला, 1 पटेला, कॉमा 7 टार्सल, 5 मेटाकार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स and 5 digits and 5 digits made up of 5 digits made up of 14 phalanges. Full stop. Next point. Phalangeal formula is 2:3:3:3:3:3. Next point. Tibia is longer and thicker. Tibia is longer and thicker, and fibula is short and thin. And fibula is short and thin. Right? तो ये हो गई बोन्स ऑफ लेग्स. क्लियर है भाई सबको? अब आ जाते हैं ज्वाइंट्स वाले पार्ट पे. यहां तक क्लियर है ना भाई सबको? यस सर. ठीक है. अब आ जाते हैं ज्वाइंट्स पे. कितने टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं, कौन कौन से ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. पहले ज्वाइंट समझ लेते हैं. तो दो तरह के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं. एक ज्वाइंट वो होते हैं जो मूव नहीं करते, उनको इमूवेबल ज्वाइंट्स कहा जाता है. और दूसरे होते हैं वो मूवेबल ज्वाइंट. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ पहले मैं बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहले होते हैं यहाँ पे नोट करते हैं डायग्राम. तो सबसे पहले हमारे आते हैं फाइब्रस और इमूवेबल ज्वाइंट. और इमूवेबल ज्वाइंट. देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्रेनियम होती है, जो क्रेनियम है हमारे ऊपर, वो 9 बोन से मिलकर के बनी हुई है. और वो सब बोन आपस में मूव नहीं करती आपस में. वो सब जो बोन है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है ना. तो वो सब जो इनको हम सटर कहते हैं. ठीक है. तो वहां पर वो जॉइंट जो होते हैं वो कभी मूव नहीं कर सकते. इसीलिए इनको इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, है ना. इनको इमूवेबल जॉइंट कहा जाता है. ठीक है. एक सेकंड दो मुझे. तो इमूवेबल जॉइंट वो होते हैं जो जॉइंट तो होते हैं लेकिन वो कभी मूव नहीं होते. अच्छा, वो फाइब्रस स्ट्रक्चर से बने होते हैं. ठीक है. गिव मी वन सेकंड.
देखो जॉइंट का क्लासिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने आपसे बताया कि जॉइंट्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो जॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, है ना। फाइब्रस जॉइंट को ये भी क्लियर नहीं है, मैं आपको एक फाइब्रस जॉइंट दिखाता हूँ। फिक्स जॉइंट, ये देखो ये फिक्स जॉइंट होते हैं, है ना। ये इनको हम ये क्या होते हैं, ये इमूवेबल जॉइंट्स है ना। ये जितने फिक्स जॉइंट्स है दे ऑल आर इमूवेबल जॉइंट्स, है ना। ये मूव नहीं कर सकते। अरे आजा भाई नीचे। देखो ये है फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट, ये फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उस जगह पर ये हमारी जो ये पार्ट होती है, हमारी बोन्स होती है। तो मैंने आपको अभी वही थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ये बोन्स का जो पार्ट होता है इनको हम लोग शटर कहते हैं, है ना। ये मूव नहीं हो सकते, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ फाइबर से SUTURES शटर्स तो हम लोग बोलते हैं SUTURES। तो कई बार जब चोट लगता है तो ये इस तरह से फिक्स होते हैं, इस तरह से, और ये आपस में एक दूसरे से मूव नहीं करते। इनके बीच में फाइबरस स्टिचेस, प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स पाए जाते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। चोट लगती है तो शटर खुल जाते हैं। कभी जो बोलते हैं कि सर फूट गया तो क्या होता है, वो शटर खुल जाते हैं या वो हिल जाते हैं, जिससे वहां से ब्लड ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले होते हैं हमारे फाइबरस या इमूवेबल जॉइंट, नोट करेंगे। दीज टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, इसी तरह टीथ और गम्स के बीच में देखो, है ना, फिक्स ज्वाइंट्स है। यहाँ पर हमारी जो टिबिया और फिबुला के बीच में यहाँ पे फिक्स ज्वाइंट हो, कोई मूवमेंट नहीं होने वाला। दीज टाइप ऑफ ज्वाइंट do not have any movement. These type of joints do not have any movement between bones. Do not have any movement between bones. Full stop. As the name suggests, there are white fibrous tissue. As the name suggests, there are white fibrous tissues between the end of bone. As the name suggests, there are white fibrous tissue. There are white fibrous tissue between the end of bone. Full stop. The joints between bone of skull, the joint between bone of skull and the joint between tooth and maxilla are the example. अब देखो नेक्स्ट आते हैं
कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो थोड़ा बड़ा मूव करते हैं और कार्टिलेज के बने हुए होते हैं ना। सो सेकंड इज कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और स्लाइटली मूवेबल, कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, है ना। तो देखो कार्टिलेज से बने हुए जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कौन कौन से होते हैं? जिनमें थोड़ा बड़ा मूवमेंट होता है, जैसे हमारी जो बैकबोन होती है उसमें कुछ जो छोटी छोटी वर्टिब्री, हम लोगों ने पढ़ा बैकबोन का स्ट्रक्चर, जो वर्टिब्री है उन दोनों वर्टिब्री के बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो वो जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कार्टिलेजियस जॉइंट है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली कार्टिलेजियस जॉइंट। ये कार्टिलेजियस जॉइंट जो है यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये जिलेटिनस कोर हो गया इसका, है ना, और ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब ये दो क्या है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क इनको बोलते हैं। यही इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है, इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क में यही ये जो जॉइंट्स होते हैं, इन पे क्या होता है, ये कुशन की तरह काम करती है, रबर की तरह, है ना। तो इसके बीच में इस तरह से थोड़ा बड़ा मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, और ये सब कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको कार्टिलेजियस जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और या सिम्फिसिस इन्हीं को बोला जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर प्यूबिक सिम्फिसिस, तो यहाँ पर दोनों प्यूबिक बोन के बीच में यहाँ पर पाया जाता है, इसको प्यूबिक सिम्फिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं, नोट करेंगे। इन दिस टाइप देयर इज, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट देयर इज, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट देयर इज in this type of joint there is a pad of, there is a pad of white fibrocartilage, there is a pad of, ये जो हमने डिस्कस किया, there is a pad of white fibrocartilage, इसको बैंड बोला गया, white fibrocartilage between the end of bones which allow very slight movement, full stop. Movement is possible because of, movement is possible because of compression of pad of cartilage, example pubic symphysis, example pubic symphysis and intervertebral disc, ये दोनों एग्जाम्पल है, examples of pubic symphysis and intervertebral disc। क्लियर है भाई, बताते जाइए, समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, देखो थर्ड टाइप का ज्वाइंट होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल, देखो इनको साइनोवियल जॉइंट बोलने के पीछे रीजन क्या होता है कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक लिक्विड को लगातार सीक्रेट करती रहती है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और वो साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, जैसे हमारे घुटने में हो गया, नीज में हो गया हमारे, है ना, और ये हमारे एंकल में हो गया, यहाँ पर क्या होता है कि वहां पे आपको बोलते हैं कि ग्रीस भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है। तो ग्रीस जो होता है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, और वो लिब्रिकेट करता रहता है, और ये फुल्ली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं साइनोवियल, और इन्हीं को कहेंगे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा ना। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम साइनोवियल ज्वाइंट्स का। देखिए तीसरा वाला हमारा साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है,
ओहो, तो छोटा करने दो पहले। देखिए, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या हुआ, हाँ, ये रहा। देखो, ये यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे नी का स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये ऊपर वाली एक बोन हो गई, नीचे वाली बोन हो गई, ठीक है। दोनों बीच के, याद रखना है, इनके दोनों के बीच में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है, जो फ्रिक्शन को और रिड्यूस करने का काम करता है, जो बोन्स को आपस में रगड़ के टूटने से बचाता है। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन बिल्कुल जेल जैसा एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है, इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, है ना। और यहाँ पर ऊपर ये आर्टिकुलर कैप्सूल इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जिससे इनके बीच में लुब्रिकेशन होता है और ये बोन्स फ्रीली मूव कर पाती है। इस तरह के जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, ठीक है, नोट करिए। देयर इज प्रेजेंट a membrane there is present a membrane called synovial membrane. Full stop. This is composed of secretory epithelium. This is composed of secretory epithelium. This is composed of secretory epithelium, which secrete thick sticky fluid. Which secrete thick sticky fluid. Full stop. The fluid have consistency like egg white. Fluid have consistency like egg white. It is called synovial fluid. It is called synovial fluid. Full stop. It act as lubricating agent and provide nutrient to maintain the stability of joint. Next point. Bones and are covered by articular cartilage. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन किस टाइप का कार्टिलेज है। बोन्स एंड आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज which is composed of hyaline cartilage. तो आर्टिकुलर कार्टिलेज कैसा कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज। किस टाइप का कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज, which is composed of hyaline cartilage. Next point. Ligament join the bones. Ligament join the bones and
tendon and tendon connect the bone with muscle, and tendon connect the bone with muscles. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट्स। तो साइनोवियल ज्वाइंट कितनी तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देख लिया जाए टाइप्स ऑफ साइनोवियल। तो 6 टाइप के साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। देखो अब कितने तरह का साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, है ना, ये देख लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं, कौन सा है, बॉल सॉकेट, पिलो, चलो नोट करो। सबसे पहला ज्वाइंट करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हिंज ज्वाइंट। मैं बताता हूँ हिंज ज्वाइंट कौन सा। देखो हिंज का मतलब होता है कब्जा। कब्जा मीन्स जो हमारे दरवाजे में लगा हुआ होता है ना। तो हमारा जो दरवाजा होता है उसमें जो कब्जा लगा होता है वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है। जैसे कि हमारा पैर एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप उसको खोलोगे तो टूट जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग हिंज ज्वाइंट करते हैं। तो पहले हेडिंग डालिए हिंज ज्वाइंट, है ना। तो देखो पैर आगे नहीं जा सकता या हाथ भी बाहर की तरफ नहीं जा सकता, वो अंदर की तरफ ही आ सकता है, तो एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है। तो इनको हम लोग हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। ये दरवाजे के कब्जे के जैसे काम करते हैं, खिड़कियों के कब्जे के जैसे काम करते हैं, है ना। तो नोट करेंगे हिंज ज्वाइंट। इट अलाउ द मूवमेंट primarily in one plane. It allow the movement primarily in one plane. In hinge joint, a spool-like surface, a spool-like surface of one bone, spool-like surface of one bone. Spool-like क्या मतलब हुआ, ये रील की तरह होती है एक तरफ। Spool-like surface of one bone joins to concave surface, joins to concave surface of another bone, joins to concave surface of another bone. Example, elbow and knee. Example, elbow, knee, ankle भी इसी में आएगा, elbow, knee. पॉइंट रिपीट कर सकते हैं कौन वाला बेटा? सर? ये वाला जो आपने बोला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एल्बो, देखो लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल एल्बो, नी एंड एंकल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा पाइवोट ज्वाइंट, है ना। तो हिंज ज्वाइंट के बाद दूसरा वाला है पाइवोट ज्वाइंट। ये देखो ऊपर वाला पाइवोट ज्वाइंट। अब देखो ये जो पाइवोट ज्वाइंट है इसमें क्या हो सकती है, हमारी गर्दन है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकती है ना। तो यहाँ पे पाइवोट ज्वाइंट पाए जाते हैं। देखो इट अलाउ द मूवमेंट, है ना, इट अलाउ द मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, it allow the movement
ओनली इन वन प्लेन, ऐसे ही मूव कर सकता है, ठीक है ना, यूं नहीं, ऐसे ही मूव कर सकता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इट अलाउ द मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, फुल स्टॉप। इन पाइवट जॉइंट राउंडेड और पॉइंटेड बोन फिट्स टू, राउंडेड ये हमारी गर्दन पीछे बैकबोन वाली बोन, राउंडेड और पॉइंटेड बोन फिट्स इनटू शैलो डिप्रेशन, राउंडेड और पॉइंटेड बोन फिट्स इनटू शैलो डिप्रेशन of another bones, full stop. The joints between atlas, the joint between atlas and axis, radius and ulna, the joint between atlas and axis, radius and ulna, full stop. The primary movement of pivot joint is rotation. The primary movement of pivot joint is rotation. तो ये हमारी जो गर्दन है एटलस वाला पार्ट है, उसमें ये एक्सिस ऐसे रखी हुई है, ये गर्दन इस तरह से मूव कर सकती है। उसी तरह से रेडियस और अल्ला में दोनों बोन्स इस तरह से रखी हुई, ये आपस में एक दूसरे की तरफ इस तरह इधर उधर ही स्लाइड कर सकती है, ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकती है ना। तो ये एक ही प्लेन में मूवमेंट इसमें पॉसिबल होता है। ये हो गया हमारे पाइवोट जॉइंट, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं। तीसरा है इलिप्सॉइड जॉइंट। देखो ये हमारे इलिप्सॉइड जॉइंट है ना, इलिप्सॉइड जॉइंट। तो थर्ड वन है इलिप्सॉइड जॉइंट, नोट करेंगे। It allow the movement in two planes, दो प्लेन में मूवमेंट हो सकता है। It allow the movement in two planes, ये ठीक है, यहाँ पे है ना, ऊपर ऊपर नीचे भी हो सकता है और साइड टू साइड हो सकता है, ठीक है। It allow the movement in two planes, back and forth, to and fro, back and forth, and side to side, back and forth and side to side. Example, the joints between metacarpal and phalanges, the joint between metacarpal and phalanges. Next, अब आ जाते हैं सैडल जॉइंट, ये वाला सैडल जॉइंट। तो फोर्थ वाला हो गया सैडल जॉइंट। It allow the same movement as ellipsoid. It allow the same movement as ellipsoid, but movement are free. But movement are free. Example, the joint between carpals, यहाँ पे example, the joint between carpals and metacarpal of thumb and metacarpal of thumb and hand, metacarpal of thumb and hand, ये वाला मूवमेंट, metacarpal of thumb and hand. फिफ्थ, बॉल सॉकेट ज्वाइंट। पैर को आप चाहे जैसे घुमाइए, बॉल सॉकेट ज्वाइंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अंदर वाला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था एसिटाबुलम, वो सॉकेट की तरह हो गया, और ये इसका फीमर का जो हेड हो गया वो बॉल की तरह हो गया, है ना।
सॉकेट के अंदर एक बॉल पड़ा हुआ है, इसलिए सभी डायरेक्शन में घूम सकता है। नोट करेंगे, दिस इज द मोस्ट फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, दिस इज द मोस्ट freely movable joint. Here, a ball-like structure of one bone fits to socket-like structure of another bone. A ball-like structure of one bone fits to socket-like structure of another bone. Full stop. Example, shoulder and hip joint. Shoulder and hip joint. Next one, sixth one, plain joint, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट है ना, इसको आप प्लेन जॉइंट बोलिए चाहे इसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलिए, तो प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट नोट करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट जॉइंट, सबसे सिंपल है, दिस इज द सिंपलेस्ट जॉइंट, फुल स्टॉप, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टू बोन्स, ऐसे आर्टिकुलर एक बोन का ये हिस्सा हो गया, दोनों का हिस्से फ्लैट हो गए आमने सामने वाले, द आर्टिकुलर surface of two bones are usually flat. Permitting only back and forth, permitting only back and forth and side to side movement. Permitting only back and forth and side to side movement. तो हम अपने पैर को ऐसे ऐसे कर सकते हैं या इधर उधर कर सकते हैं, पीछे ले सकते हैं, back and forth and side to side movement. Example, the joint between carpal and tarsal bone, the joint between carpal and tarsal bones. तो ये हमारे सब जॉइंट्स थे। बताओ भाई किसी जॉइंट्स में कोई दिक्कत रहेगी तो बताइए, मैं दोबारा बता देता हूँ। कहीं पे अगर किसी जॉइंट में आपको ना समझ में आया तो बताइए, मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना, कैसे हमारी मसल्स जो स्केलेटल मसल्स है, हमारी हाथ पैरों की मसल्स है, वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू फंक्शन करती है, काम करती है, ये पार्ट हम लोग को पढ़ना। बताओ भाई क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाले स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो हम लोग कितने टाइप के मसल्स होते हैं ये मैं आपको, कार्डियक याद है ना, कार्डियक, स्मूथ, स्ट्रेटेड पढ़ा चुका हूं ना, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक टाइप्स ऑफ मसल्स में। तो हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो कैसी हो, है ना। तो देखो स्केलेटल मसल्स जो होती है ये एक सेल है ना, तो ये हमारी स्केलेटन जो सेल्स होती है उनकी एक सेल है। इसमें आप देखेंगे कि इस सेल के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं, है ना, सार्कोलेमा। तो ये ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली सार्कोलेमा। तो ये हमारा सार्कोलेमा वाला पार्ट हो गया। सार्कोलेमा के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे फाइब्रिल्स होते हैं, इनको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, ये मायोसिन प्रोटीन से बने हुए है ना। और
इनके चारों तरफ बीच बीच में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो इनको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और आउटर सरफेस में आप देखेंगे पेरिफेरल सरफेस पे न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये हमारे मसल्स का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा माइक्रोफाइब्रिल को और देखते हैं, तो माइक्रोफाइब्रिल में आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर, इनको टी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है ना। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये हमारी हो गई क्या, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और थोड़ा सा और कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर। अब देखो, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन स्केलेटल मसल्स को हम थोड़ा सा और मतलब वो देखते हैं, बढ़ा करके देखते हैं। ये देखिए, दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ और थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहता हूँ मैं। अरे, क्या हुआ? ओ, देखो, तो हम लोगों ने पढ़ा ये हमारे एक स्केलेटल मसल्स है ना। इन स्केलेटल मसल्स में एक जो ये पाया जाता है, बैंड्स पाए जाते हैं। तो एक बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। जो एक बैंड पाया जाता है, तो छोटी छोटी बैंड्स होती हैं। ये मसल्स क्या करती है, बैंड्स आपस में सिकुड़ते हैं, तो हम लोग मसल्स को सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाथ जैसे अंदर आ गया, और फिर मसल्स रिलैक्स होती है तो बैंड्स एक्सपेंड करते हैं, और हम लोग जैसे हाथ बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। तो इस तरह छोटे छोटे बैंड्स के फॉर्म में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर जो हो गया, तो एक मसल्स का जो प्रयोग, इसको हम सार्कोमियर कहते हैं, है ना। अब ये जो सार्कोमियर है, ये एक सार्कोमियर दो तरह के, इसके बीच बीच में यहाँ पे बैंड्स पाए जाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर बीच पे क्या है कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो देखो कैसे होता है, ये इस तरह के बैंड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक जो सार्कोमियर होती है, उसके बीच में दो जेड लाइन, ये मोटी मोटी जेड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो तरह की प्रोटीन पाई जाती है। बीच बीच में जो ग्रीन वाले फिलामेंट है, इनको ये थिन फिलामेंट, इनको एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है ना। और बीच बीच में जो आपको ये वॉयलेट कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये थिक फिलामेंट, इनको मायोसिन फिलामेंट कहा जाता है। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो देखो एक्टिन, ये मान लो एक्टिन वाला है, और ये मान लीजिए मायोसिन वाला है, तो एक्टिन मायोसिन आपस में एक दूसरे की तरफ साइड करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर एक्टिन और मायोसिन बाहर की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, है ना। तो मैंने बताया कि यहाँ पर दो तरह के फिलामेंट पाए जाते हैं। अब एक और बात ध्यान से समझेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, बीच में, अब यहाँ पे समझिए, बीच में यहाँ पर क्या है कि ये जो स्पेस है, इसको हम डार्क ए बैंड कहते हैं, और ये दोनों तरफ क्या होती है, इस तरह के लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। ये बैंड आपस में सिकुड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पर पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट है। अब ये जो थिक फिलामेंट है, थिक वाला फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट किससे मिलकर के बना है, थिक फिलामेंट बना है मायोसिन प्रोटीन से, है ना। तो थिक फिलामेंट जिस प्रोटीन से मिलकर के बना है, उस प्रोटीन को हम मायोसिन कहते हैं। मायोसिन बहुत छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना है। ये मायोसिन का जो मोनोमर होता है, उस मायोसिन के मोनोमर को हम लोग मीरोमायोसिन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो मीरोमायोसिन आप देख पा रहे होंगे। तो मायोसिन का जो मोनोमर है, उसको भाई साहब हम लोग बोलते हैं मीरोमायोसिन, है ना। समझते जाइए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आप बताएंगे, मैं फिर से बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये जो मायोसिन का मोनोमर है, इसका मोनोमर, मोनोमर उसको हम लोग बोलते हैं मीरोमायोसिन,
ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मायोसिन का मोनोमर क्या होता है। तो मायोसिन का मोनोमर है मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन का जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सांप की तरह होता है, स्नेक की तरह है। दो स्नेक आपस में जैसे लगते होते हैं, तो मीरोमायोसिन का यहाँ पे मीरोमायोसिन का डाइमर पाया जाता है। तो ये डाइमर होता है, डाइमर आपस में अरेंज होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक ये टेल वाला पार्ट हो गया, दूसरा आप देखेंगे ये हेड वाला पार्ट हो गया, और बीच में देखेंगे यहाँ पे नेक वाला जिसका आपको दिखाई देगा, ये लाइट चेन, ये नेक वाला पार्ट इसका फ्लेक्सिबल, जिसको ये पार्ट बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबल हिंज पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो हेड पार्ट होता है वो अभी देखेंगे वो किससे बना होता है, नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, मायोसिन में इनके हेड बाहर की तरफ निकले होते हैं और टेल आपस में एक दूसरे की जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं जो थिन फिलामेंट है, पतले वाले फिलामेंट। ये जिस प्रोटीन से मिलकर बने हैं वो 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं, है ना। तो 3 तरह की वो प्रोटीन कौन कौन सी है जिनसे थिन फिलामेंट मिलके बने हैं। ये मिलके बने हुए हैं, देखिए, ट्रोपोनिन, ये जो बीच बीच में आपको दिखाई दे ट्रोपोनिन प्रोटीन है। एक्टिन, है ना, ये इस तरह के जो फाइबर दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन वाले जो माला दिखाई दे रहे हैं मोतियों के, ये क्या है, ये एक्टिन है। ट्रोपोमायोसिन, ये जो येलो कलर का फाइबर दिखाई दे रहा है, ट्रोपोमायोसिन। अब इसको और देखो, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक्टिन प्रोटीन पे, है ना, यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और एक्टिन, ये एक्टिन की सब यूनिट है, ठीक है। तो एक्टिन की सब यूनिट जो है, छोटे छोटे एक सब यूनिट है, इसको हम लोग जी एक्टिन बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी जी एक्टिन मिल करके एक्टिन का फिलामेंट बनाने का काम करती है। ये एक एक्टिन का फिलामेंट है ना, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, इस एक एक्टिन के फिलामेंट को एफ एक्टिन कहा जाएगा, एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन की जो सबसे छोटी छोटी यूनिट है जी एक्टिन, मतलब ग्लोबुलर एक्टिन कहा जाएगा। तो बहुत सारी जी एक्टिन मिलकर के एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करती है, फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन करती है। इसके बीच में एक जो थ्रेड रन कर रहा है उसको हमने क्या बोला, ट्रोपोमायोसिन बोला, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच बीच में ये वाली प्रोटीन है, इसे हमने क्या बोला, इसको हमने ट्रोपोनिन बोला। तो जो थिन वाले फिलामेंट होते हैं वो 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, ट्रोपोनिन, एक्टिन और एक्टिन और ये ट्रोपोमायोसिन। क्लियर है क्या, समझ आया क्या थोड़ा बड़ा भाई? यस सर। अगर समझ में आ गया तो आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसको और क्लियरली समझाऊंगा, मेरे खुद के नोट से समझाऊंगा, आप इसको बस नोट कर लीजिए, है ना। और नोट कीजिए, स्लाइडिंग फिलामेंट का थ्योरी का मेरा खुद का नोट से पीडीएफ है, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, समझाऊंगा फिर पीडीएफ दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा कि स्लाइडिंग फिलामेंट मतलब मसल स्लाइड कैसे करती है दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो नोट करेंगे, the skeletal muscles are under control of animals will, तभी उनको वॉलेंट्री कहते हैं। skeletal muscles are under control of animal will, full stop। These muscles are normally attached to skeleton. These muscles are normally attached to skeleton. Next point. Potassium is the most abundant mineral of, potassium is the most abundant mineral of these muscles. Next point. Muscles store glycogen. Muscles store glycogen, and they have oxygen carrying pigment myoglobin, and they have oxygen carrying pigment myoglobin. Myoglobin is also known as muscles hemoglobin. Myoglobin is also known as muscles hemoglobin.
full stop. Muscles also have ATP. Muscles also have ATP. अब देखिए, अब मैं आपको PDF दिखाता हूं. Again, skeletal muscle. देखो, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा PDF को मैं बड़ा करता हूँ. जो बात आपने अभी देखी, ये वाला PDF मैं आपको दे दूंगा, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है ना. और लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लेंगे, और इसी से नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बताऊंगा. तब तक मैं आपको जो स्ट्रक्चर बता रहा था, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. थोड़ा इसको PDF को बड़ा किया जाए तो हमें और समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना. थोड़ा यहाँ से भी इसको स्ट्रेच किया जाए. देखो, यहाँ पर क्या है कि इसको हमने सार्कोमियर कहा, है ना. सार्कोमियर में यहाँ पर, जहां पर, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि सार्कोमियर में यहाँ पर, जिस जगह पर, इस जगह पर, कहाँ पर, यहाँ पर, जहां जिन स्पेस में ये बैंड नहीं बने हुए, ये जो बैंड है ना, इनको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं. देखो ये लिखा हुआ है, इनको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, है ना. ये किस चीज के बने हुए हैं? एक्चुअली ये मायोसिन प्रोटीन का जो हम लोग हेड देख रहे थे ना, ये मायोसिन प्रोटीन के हेड के बने हुए हैं, है ना. ये मायोसिन प्रोटीन के इस तरह से ये हेड्स जो बाहर निकले हुए, ये उसके बने हुए हैं, है ना. इनको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं. अब क्या होता है, जहां पर बीच में जगह खाली, इसको आई बैंड कहा जाता है, और जहां पे क्रॉस ब्रिजेस बने हुए इनको ए बैंड कहा जाता है. अब क्या होगा, जब मसल स्लाइड होंगी तो ये इधर मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा. इसकी वजह से क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करते जाएंगे तो आई बैंड खत्म होने लगेगा. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आई बैंड खत्म होने लगेगा और ए बैंड बढ़ने लगेगा. है वो होगा, एक नहीं होगा, है ना. अब देखो, यहाँ पर जो ब्लैक वाले दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने क्या बोला, थिन फिलामेंट, मतलब थिन मायोफिलामेंट. ये किसके बने हैं? एक्टिन के बने हैं, ट्रोपोमायोसिन के, ट्रोपोनिन के, हमने पढ़ लिया. और बीच में जो पाए जाते हैं थिक फिलामेंट, ये किसके बने हैं? मायोसिन के बने. अब देखो नीचे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मायोसिन का, है ना. तो समझिए, मायोसिन का जो पार्ट होता है, ये मायोसिन जो प्रोटीन है, मायोसिन का जो मोनोमर है, मायोसिन मोनोमर, इसको हम मीरोमायोसिन कहते हैं. मीरोमायोसिन, ये LMM, LMM का मतलब क्या हुआ? लाइट मीरोमायोसिन. तो जो टेल होती है इसकी LMM प्रोटीन की बनी होती है, लाइट मीरोमायोसिन की. और ये अपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं, है ना. हैवी HMM कहते हैं. ये देखो, हेड जो होता है HMM का बना, हैवी मीरोमायोसिन. बीच में नेक पाई जाती है. मायोसिन प्रोटीन में दो चीजें पाई जाती है, एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट, जहां पे एटीपी ब्रेक होगी, जो एंजाइम की तरह काम करेगा, और दूसरा एक्टिन बाइंडिंग साइट. याद रखना, मायोसिन प्रोटीन में एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है और एक्टिन प्रोटीन में मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है. ठीक है, ये हमेशा होगा. आप समझते जाइए बात को. देखो, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मायोसिन, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकली अरेंज. तो दो पॉलीपेप्टाइड, एक ये, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है, हेलिकली अरेंज, जैसे सांप लिपटा हुआ वैसे बनी. हेड वर्क एज एंजाइम, जिसका हेड है वो एंजाइम की तरह काम करता है. कैसे एंजाइम करता है? एटीपीएज एंजाइम की तरह काम करता है. ये क्या करेगा? इट कैन ब्रेक एटीपी इनटू एडीपी एंड रिलीज एनर्जी. ये जो हेड होता है वो एटीपीएज बनना है, एंजाइम की तरह काम करता है. यहां पर एटीपी ब्रेक होगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे एनर्जी रिलीज होगी. क्लियर है? अब देखो, मायोसिन इज अ पॉलीमर एंड मोनोमर इज मीरोमायोसिन. मीरोमायोसिन दो पार्ट से बना हुआ है, टेल से. टेल को हम लाइट मीरोमायोसिन LLM बोलते हैं. हेड जो होता है ये ग्लोबुलर है, गोल है,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमाइसिन, HMM बोलते हैं, है ना। और इस तरह से ये हेड बाहर की तरफ निकले होते हैं और हेड क्या करते हैं, क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो हेड और नेक मिलकर के क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो क्रॉस आर्म बनी होती है, ये क्रॉस आर्म इसी से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अब एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर में, अभी तो हम मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, अब जरा एक्टिन का फिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया जाए, है ना। तो भाई एक मिनट, इसको भी थोड़ा पढ़ा किया जाए तो थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, है ना, मतलब थिन फिलामेंट की हम लोग बात करें। अब थिन फिलामेंट कैसे मिलकर के बना हुआ है, ये थिन फिलामेंट जो होता है ये बना है किससे, एक तो बना है सबसे पहले एफ एक्टिन से, फिलामेंटस एक्टिन से बना है। फिलामेंटस एक्टिन की दो चैन है, ये देखो दो चैन इसकी ग्लोबुलर, है ना, दो चैन है। और ये इसका मोनोमर क्या है, फिलामेंटस एक्टिन का जी एक्टिन इसका मोनोमर है ना। और जी एक्टिन इसका मोनोमर है। एफ एक्टिन इज पॉलीमर एंड मेड अप ऑफ जी एक्टिन। तो ये एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन है, क्या है, ये पॉलीमर है और ये जी एक्टिन से मिलकर, ये जी एक्टिन के स्ट्रक्चर है। जी एक्टिन में क्या पाई जाती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। देखो मैंने कहा था क्या, मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है और एक्टिन में क्या पाई जाती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। दूसरा क्या है, ट्रोपोमायोसिन। देखिए दूसरा ट्रोपोमायोसिन, ये इट इज फाइब्रस प्रोटीन, इट रन्स क्लोज टू दी एफ एक्टिन इन एंटायर लेंथ। ये एफ एक्टिन के साथ साथ में दौड़ती है साथ में, है ना। अब यहाँ पर जाएंगे ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन जो होती है तीसरी वाली है, तो ट्रोपोनिन में क्या होता है, ये ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट ऑन दी ट्रोपोमायोसिन एंड स्टार्ट एंड शॉर्ट डिस्टेंशन एंड मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट। ये 3 सब यूनिट से मिलकर बनी है ट्रोपोमायोसिन। वो 3 सब यूनिट कौन कौन सी है, देखिए टी सब यूनिट, है ना, साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन। सी सब यूनिट कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट। आई सब यूनिट इनहिबिटरी साइट। तो इसमें 3 साइट पाई जाती है। ये एक्टिन और जो मायोसिन प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर है। समझ आया, बताइए भाई। यस सर। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे इसको जब नेक्स्ट क्लास में मैं स्लाइडिंग फिलामेंट पढ़ाऊंगा, है ना। ये थोड़ा सा यही चीजें पूरे चैप्टर में समझने लायक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप हेडिंग डालिए, हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट। हेडिंग डाल लो, आप मुझे याद दिलाओगे, है ना, क्योंकि हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं। वी आर द मिड ऑफ द टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक भाई, ठीक है सबको सर। समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सर। एक मिनट रुको जरा, मैथ्यू, was it clear to you? Yes, sir. It is clear. Okay, fine. So next class we'll discuss about the sliding filament theory, mechanism of sliding filament theory, and I'll share this PDF with you. In fact, I have already shared with the Niskarji, right? You can take this PDF to him. In the meanwhile, you can take the PDF to him, right? Take PDF from him, ask him to give you sliding filament theory, right? And see you in next class. अगले क्लास में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप मुझे रिमाइंड कराओगे दैट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मैकेनिज्म, राइट। चलो, थैंक यू सर। नाइट, टेक केयर, वेलकम वेलकम बेटा, Thank you, वेलकम sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा।